Soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कल भारत ने वो कर दिखाया है जो विश्व में कोई नहीं कर पाया है। जी हां, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत ने कर दिखाई और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। इसरो की इस कामयाबी को आंक पाना बड़ा मुश्किल है और इस कामयाबी का असर अभी से दिखने भी लगा है। चंद्रयान-3 जैसे जैसे सफल हुआ है वैसे ही शेयर बाजार में भारी उछाल आ गया। कई कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर उठ गए। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान का लॉन्च चंद्र अन्वेषण में एक नए अध्याय का प्रतीक माना जा रहा है और जैसे ही प्रज्ञान अपनी चांद पर यात्रा पर निकलता है, यह चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक राष्ट्र की आकांक्षाओं को लेकर पिछले तमाम मिशंस के नक्शे कदम पर चलेगा। सोवियत लूना मिशन से लेकर अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम और विभिन्न अन्य देशों के योगदान तक चंद्र अभियानों का इतिहास जो रहा है, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए मानवता की अतृप्त जिज्ञासा जो रही है और जो दृढ़ संकल्प है, उसका एक बड़ा और जीता जागता मिसाल है चंद्रयान-3। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इन तालियों का इंतजार कर रहा था पूरा हिंदुस्तान। ये कोई मामूली तालियां नहीं, ये वो तालियां हैं जो दुनिया बदल कर रख देने की ताकत रखती हैं। ये वो तालियां हैं जिनकी गूंज इस वक्त आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। ये वो तालियां हैं जिन पर देश के प्रधानमंत्री तालियां बजाते हैं। ये वो तालियां हैं जिन पर सेना तालियां बजाती है, क्रिकेटर तालियां बजाते हैं, पूरा देश तालियां बजाता है। ये तालियां अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की धमक की मुनादी कर रही हैं। जरा देखिए, जब हमारा विक्रम चांद की सतह की तरफ कूच कर रहा था तो पूरी दुनिया कैसे सांसें थामे एक एक एक्शन को गौर से देख रही थी। इसरो के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण शुरू होने के 45 मिनट के भीतर दर्शकों की संख्या 80 लाख को पार कर गई। दर्शक YouTube चैनल पर टूट पड़े। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के एन पहले इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 26 लाख थी। प्रसारण के 13वें मिनट में 33 लाख लोग लाइव प्रसारण देखने लगे। 17वें मिनट में 40 लाख लोग जुड़े। 31वें मिनट के बाद इसरो के YouTube चैनल पर 53 लाख से ज्यादा लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। 43 मिनट पर 66 लाख लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। इसके बाद कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 80 लाख पहुंच गई। करीब 1 घंटे के लिए जैसे दुनिया की नजर इसरो पर ही ठहर गई। सिर्फ 1 घंटे में इसरो के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 26 लाख से 35 लाख हो गई, यानी 9 लाख बढ़ गई। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान-3 ने इस मोर्चे पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो गया। द वर्ल्ड रैंकिंग नाम के ट्विटर हैंडल की ये रिपोर्ट देखिए। YouTube पर अब तक ब्राजील और दक्षिण कोरिया के फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ही सबसे अधिक 61 लाख लोगों ने एक साथ देखी थी, जिसे बुधवार को चंद्रयान-3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने पटखनी दे दी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील और क्रोएशिया का फुटबॉल मैच है, जिसे 52 लाख लोगों ने एक साथ देखा था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद आपको बता दें कि 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे के बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। हालांकि आपको बता दें, इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप के बाहर निकलते हुए तस्वीरें शेयर कर दी थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपना सोलर पैनल खोला
और आपको ये भी बता दें कि ये 1 सेमी सेकेंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन के कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। तो हिंदुस्तान की चांद पर पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3। तो रियासत में श्रेय लूटने की होड़ भी खूब सारी मच चुकी है। कल से हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उधर चांद पर लैंड कर रहा था, इधर हमारे देश में सियासत लॉन्च हो रही थी। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के फौरन ही बाद पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों देशवासियों को बधाइयां दी। तो कांग्रेस ने कामयाबी की वजह 1962 से तलाशनी शुरू कर दी। कल से ही ट्वीट कर करके, बयान दे देकर, वीडियो पोस्ट जारी करके देशवासियों को कांग्रेस याद दिलाने की कोशिश में है कि दरअसल ये कामयाबी मोदी सरकार की नहीं बल्कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सोच और दूरदृष्टि के कारण मिली है, क्योंकि उन्होंने ही ये सोच करके स्थापना की थी इसकी और बाद में इसे इसरो बना दिया गया था। We are above the landing site. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी के मारे झूम उठे। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों की तरफ से हिंदुस्तान को शुभकामनाएं भेजी जाने लगी। दुनिया भर के अखबारों चैनल्स में भारत की कामयाबी के बुलंद झंडे की चर्चा हुई। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग में कामयाब हुआ। जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को छूने वाला था तब देश के प्रधानमंत्री का चेहरा उसके साथ ही स्क्रीन पर चमक रहा था। लैंडिंग के साथ ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर खुशियां जताई, तिरंगा लहराया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को खुद से फोन करके पूरी टीम को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ 41 दिन के सफर के बाद हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद को छूता है, उसी पल इस कामयाबी का श्रेय लूटने की सियासत लॉन्च हो जाती है। पूरा देश, पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी इस कामयाबी का एक सिरा 1962 और नेहरू युग की नीतियों के पल्ले बांधने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं। सबने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लिखित बयान जारी किए, बोलकर बताया कि इसरो की इस कामयाबी के पीछे नेहरू ही है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। आज जो हम सफलता देख रहे हैं ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नेहरू ने बनाया। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नेहरू काल में बना। 1969 में जिसका नाम बदलकर इसरो किया गया। 1975 को आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट रूस की मदद से इंदिरा गांधी ने लॉन्च कराया। 1980 में स्वदेशी लॉन्चर SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया और कक्ष में स्थापित किया गया। 1984 में भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। यहाँ तक कि 2008 में चंद्रयान और 2013 में मंगलयान भी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च कराया। फिर भी चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद बीजेपी के नेता चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है? ये इसके पीछे नहीं है। और अगर भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की राशि अगर उपलब्ध नहीं कराई होती तो कहीं चंद्रयान सफल होता। ये और बात है कि आजादी के बाद जिस मुल्क में खाने को अनाज नहीं था, ऐसे वक्त में भी हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में जाने का हौसला और सपना देखा। तभी आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। चुनाव है तो चांद तक श्रेय लूटने की होड़ लगी है।
इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 भी भेजा था, 104 सैटेलाइट भी एक साथ भेजे थे, मंगलयान भी भेजा था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस तरह का सियासी स्वागत सत्कार कभी देखने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ पीएम मोदी तब भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे जब चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल हुआ, और तब भी खड़े हैं जब चंद्रयान 3 कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। आज तक ब्यूरो। तो चंद्रयान 3 ने कल इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया भारत की कामयाबी पर बधाइयां दे रही है और इस बधाई संदेशों के बीच 3 नेताओं के बयान भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुके हैं। वायरल इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि चंद्रमा को लेकर और चंद्रयान को लेकर ज्ञान की किस कक्षा में ये नेता मंडरा रहे हैं। देखिए जरा इसे भी। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास तो रच ही दिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपने निर्धारित समय पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम सही तरीके से काम कर रहा है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद पहली बार तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने चंद्रमा की सतह से भेजी गई 4 तस्वीरों को ट्वीट किया है और ये तस्वीरें लैंडर विक्रम के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई हैं। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी है जिसमें वो लैंडिंग साइट को दिखा रहा है। इस तस्वीर में जहां विक्रम चांद पर उतरा है उस साउथ पोल की सतह साफ नजर आ रही है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने भी चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारा। यहाँ हुई सॉफ्ट लैंडिंग ने देश को उत्साह और जोश से भर दिया। लैंडर मॉड्यूल दरअसल 40 दिन के सफर के बाद लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसकी तस्वीर दुनिया ने लाइव देखी। लेकिन इसरो ने चंद्रयान की टचडाउन से ठीक पहले का ये वीडियो जब गुरुवार शाम को जारी किया तो चांद की इस खूबसूरत झलक ने भी लोगों को खुश कर दिया। दरअसल वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है जिसमें विक्रम लैंडर के लैंडिंग के वक्त चांद की सतह दिख रही है, जहां शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा, मगर चांद की सतह तक आते आते गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई ये नई तस्वीर काफी जुदा है। चांद की सतह की सबसे करीबी तस्वीर है। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने अपने ऊपर लगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से उस वक्त खींची जब वो चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था। फिलहाल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद के सारे एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे। ये सभी चांद के एक दिन में जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है उस दौरान पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी सारी प्रणालियों को ऊर्जा मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंद्रमा
चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने कड़ी तपस्या की, दिमाग और मेहनत लगाया, वो अक्सर ही आम जनता जान ही नहीं पाती। महीनों तक, सालों तक जो लगातार परिश्रम करते रहे, कई दिनों तक परिवार से वो दूर रहे, साथ में पूरे देश की उम्मीदों का बोझ देश के ये असली हीरोज कई बार छुपा ले जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस मिशन को सफल बनाने में कौन कौन शामिल रहा। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से लाइटली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये देश के वो असली हीरो हैं जिन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व के एहसास से सराबोर कर दिया। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हुई और अगले कुछ पलों के भीतर दुनिया भारत का लोहा मान चुकी थी। आज हम आपको मिलवाते हैं देश के छोटे शहरों से आने वाले उन इसरो वैज्ञानिकों से जिनका इस मिशन में बड़ा रोल रहा है। ये मिर्जापुर में वैज्ञानिक आलोक पांडे का घर है। आलोक चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा है। कामयाब लैंडिंग के बाद मिर्जापुर में आलोक के माता पिता खुश हैं। आलोक एवं वरीय विद्यार्थी रहे, आध्यात्मिक रहे, गुरुजनों के प्रति और अपने समाज के प्रति समर्पित रहे। कह सकते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी रहे हैं। इसरो की बात अगर आती है कि इसरो में उनका जाना ऐसे हुआ कि बीटेक के बाद स्वाभाविक है कि एक अच्छी करियर की तलाश हर इंजीनियर चाहता है। आलोक पांडे के पिता भारतीय नौसेना से रिटायर हैं। बीटेक करने के बाद आलोक ने इसरो से ही करियर की शुरुआत की, जिसकी चमक आज कई गुना बढ़ गई है। आलोक के घर वालों जैसा ही गर्व महसूस कर रहे हैं रेवाड़ी के एडवोकेट नवीन सोनी और विक्रम सिंह। आखिर करे भी क्यों नहीं, इन दोनों की कंपनी थर्मोकैप ने ही वो तार सप्लाई किए थे जो चंद्रयान 3 के भीतर लगे थे। आज ये बताते हुए नवीन और विक्रम का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि रेवाड़ी का तार चांद पर पहुंच चुका है। इसरो से हम जुड़े, तो इसरो से 2012 में मैं जुड़ा था और उस टाइम इसरो से हम जुड़े तो उनको जो हमारी क्वालिटी लगी और उनके जो सीएमडी थे, काफ़ी नाम है, कोई कन्नन जी हैं, कोई रेडू जी हैं, काफ़ी यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए तो उन्होंने हमारी क्वालिटी को टेस्ट किया, हर पैरामीटर से चेक किया तो उन्होंने देखा भाई क्वालिटी फुल आदमी है और इनको बहुत भारी नॉलेज है केबल्स के बारे में। और जो भी उन्होंने पॉइंट बताया 100% क्या 200 पॉइंट इनकी केबल एकदम 100% ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने हमारा वहाँ अप्रूवल किया। और चरखी दादरी की कविता की कहानी तो आपको हैरान कर देगी। पहले कविता का परिचय जान लीजिए। इसरो की वैज्ञानिक है, पिता नरेश ट्रक ड्राइवर है, लेकिन बेटियों को इतना पढ़ाया कि तीसरे नंबर की बेटी कविता इसरो की वैज्ञानिक बनी और चंद्रयान की तकनीकी टीम का हिस्सा रही है। आज नरेश को बेटी पर गर्व है। हमें खूब गर्व से सीना फूल रहा है हमारा। आज बेटी ने नाम रोशन कर दिया और ऐसे करती रहेंगी बेटियां। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहो छोड़ा दी मैंने। खूब बड़ी मेहनत से अपनी ड्राइवरी का ट्रक चला के अपनी मेहनत से अपने बच्चे सब करेंगे। क्या 23 अगस्त की शाम 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारा। यहाँ हुई सॉफ्ट मंडियाल। तो चांद पर जिस चीज का इंतजार था, पूरी दुनिया जिसे तलाश रही थी, उसे तलाश किया है भारत ने। जी हाँ, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद से एक के बाद एक खुशखबरी सामने आ रही है और अब जो खबर सामने आई है वो बहुत जरूरी भी है। दरअसल चांद पर जो ऑक्सीजन मिल गया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं और रोवर प्रज्ञान अपना लगातार काम कर रहा है। रोवर प्रज्ञान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन साझा की है और इसी में ये जानकारी भी साझा की गई है इसरो को, और इसरो के जरिए सभी को ऑक्सीजन मिला है। तो प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ खनिजों और कुछ रसायनों की खोज की है। दक्षिणी ध्रुव के पास में चंद्र सतह पर खनिज मिले हैं, कुछ रसायन मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं और प्रज्ञान में लगे हुए पेलोड यानी कि एक यंत्र, एक उसमें विशिष्ट एक इक्विपमेंट है, लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये जानकारियां जुटाई गई हैं और इन C2 माप के जरिए इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो जो भी तत्व मिले हैं वो भारत के लिए काफी अच्छी बात है, खुशखबरी के लिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ये मानव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वो काम किया जो दुनिया काफी समय से करना चाह रही थी
और ये सब करना तो दूर, विश्व वहां उतर नहीं पाया और भारत उस जगह पर उतरा। आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि चांद पर रोवर प्रज्ञान को आखिर मिला क्या क्या। तो ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन की जानकारी मिली है, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन की जानकारी मिली है, कैल्शियम की जानकारी मिली है, एल्यूमिनियम की वहां पर जानकारी मिली है, सल्फास की जानकारी मिली है। ये वो तत्व हैं जो पृथ्वी पर भी उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीज इसमें शामिल हैं। ये वो तत्व हैं, ये वो विशिष्ट तत्व जो चांद पर मिले हैं और इसीलिए बहुत बड़ी ये इसको सफलता माना जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरना और उतरने के बाद परीक्षण करना बहुत बड़ी उपलब्धि। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर पीडी सहारे जी जुड़ गए हैं और फिजिसिस्ट हैं और विस्तार से हमें इस बारे में और जानकारियां देंगे। सर, जो अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वहां पर मिले, जिसमें ऑक्सीजन की भी बात हो रही है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। पहले तो प्लीज आप बताएं कि इन एलिमेंट्स का चांद पर मिलना और इनकी खोज कर पाना कितनी बड़ी कामयाबी है? नहीं, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने ये चंद्रयान 3 के साथ जो भी पेलोड्स हमने भेजे थे उसमें एक तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर था और एक दूसरा जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। तो अभी जो जानकारी आई है वो जो इसरो ने जो भी स्पेक्ट्रम या उससे डेटा मिला है वो जो रिलीज किया है उससे हमें इन जो भी एलिमेंट्स मिले हैं, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में क्रोमियम है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हैं। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है, इट्रियम है, स्कैंडियम है और उसमें हीलियम का भी मिला है। तो ये सिलिकॉन मिला है। तो ये जो भी एलिमेंट्स हमें और इस तरह के खनिज मिले हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी जानकारी है, अच्छी जानकारी है और ये अच्छी न्यूज़ है ये इसरो के तरफ से। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि दूसरा जो पेलोड है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर जो है, एक जिसमें एक्सरे के से भी कुछ खनिज को खोजने की और ये करने की जो रोवर प्रयास जो कर रहा है और करेगा, तो उसकी जानकारी अभी तक आई नहीं है। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। सर, चांद के दूसरे हिस्से में पूरा मजमा तो इंसान भी जा चुका है। उन हिस्सों में जो एलिमेंट्स मिले, जो तत्व ढूंढे गए या मिले हैं, चांद के सदर्न पोल पर क्या अलग मिला है जो हमें चांद के दूसरे हिस्से में जहां पर जाना सुगम है या इजी है, क्या डिफरेंस जो है यहां पर क्या अलग मिला है हमें? नहीं, अभी तक तो जो भी खोज है तो ये पहली बार ही हम कर रहे हैं। ये है उसमें से ये पहली बार जानकारी मिल रही है। तो इससे हम दूसरे इसमें क्या मिलेंगे इसकी पर, लेकिन इसी की खोज करने के लिए हमारे जो मिशन है वो गया हुआ है, वो एलिमेंट्स को ढूंढेगा। इसमें ऑक्सीजन इस तरह की जो हम पृथ्वी पर जो हमें मिलती है, इसमें क्या डिफरेंस है या सेम मिला है? प्लीज आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो मुझे लगता नहीं कि जैसे कि पृथ्वी पर हवा में है इस तरह से हवा में होगा, इस तरह से मुझे लग नहीं रहा है। ये ऑक्सीजन वो जो एलिमेंट्स मिले हैं उनके साथ जुड़ करके कोई खनिज बना है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में अभी होगा ऐसे मुझे लगता है। इसकी पूरी जानकारी की हवा में, क्योंकि अभी जो हम वहां जाकर के डेटा जुटा रहे हैं और वहां पर जो भी रिसर्च कर रहे हैं या जो भी अभी हमारे जो पेलोड्स है काम कर रहे हैं, वो तो खनिजों का खनिजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
उसका विवरण कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। तो हवा में अभी होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। तो मानव जाति जब वहां पर मानव जाएगा और उसमें तो उसको तो हवा में जो ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो तो उन खनिजों से अलग करके ऑक्सीजन हम मिला के वो तो हो सकता है। लेकिन अभी वहां मानव जाति को या मानव की कॉलोनी बसने का मुझे लगता नहीं कि कोई भी अभी संभावना है। वो इसलिए कि चांद पर एक तो हमारे जो धरती है जहां पर हम मानव बसा हुआ है, जीवन है, वो इसलिए है कि हमारी धरती पर एक कवच है। हमारी धरती पर जो वातावरण है और जिसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और बाकी के जो भी एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से जब एस्टेरॉइड्स इस वातावरण में से होते हुए बहुत तेज गति से धरती की तरफ आने लगते हैं, तो वो ऑक्सीजन के वजह से जल जाते हैं और इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं। तो एक कारण ये है कि वहां तो इस तरह का वातावरण ना होने से जो एस्टेरॉइड्स या जो इस तरह के क्षुद्र ग्रह उस पर गिरेंगे तो उससे क्षति हो सकती है। तो मानव बसने की अभी जो है संभावना कम है। दूसरा एक कारण, मुख्य कारण ये है कि हम जो धरती पर जो वातावरण है या धरती पर एक कवच है हमारा, इसके वजह से जो बाहर का रेडिएशन आता है, तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इस तरह के अलग अलग इस तरह के लेयर्स है। तो वहां इस तरह के लेयर्स ना होने से जो भी सूरज से और बाकी ग्रहों से या कहीं से भी जो रेडिएशन आ रहा है, जो एक्सरेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, वो डायरेक्टली आएंगे। तो जो रेडिएशन की वजह से आदमी वहां पर जीवित रहना मुश्किल होगा और इसलिए भी अभी ये संभावना मुझे लगता नहीं कि चांद पर मानव की कॉलोनी बसने की संभावना, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉट्स अभी जा रहे हैं उनको भी हम एक कवच या उनके जो भी वस्त्र जो है पहना के भेजते हैं, तो उसमें ये सारा प्रिकॉशंस या इस तरह की सारी प्रिकॉशंस ली जाती है कि रेडिएशन से उन पर दुष्प्रभाव उसका ना हो। तो इन दो कारणों से, मुख्यतः दो कारणों से, और ऑक्सीजन भी हवा में ना होने से, तो इन तीन कारणों से मुझे लगता नहीं कि वहां पर हाल ही में या अभी मानव जाति का और या जीव का वहां पर बसना या कॉलोनी बनाना जो है कि संभव है। सर, आपने बड़े अच्छे से आसान शब्दों में इसको समझाया कि कैसे वहां पर मानव जीवन का अभी तो रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर सर फिर एक सवाल ये उठता है कि हम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, हम इतना प्रयास वहां पर हमने किया, इतना करोड़ों हम खर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि वहां पर प्रकृति कैसी है, वहां पर धरती कैसी है, वहां की जलवायु कैसी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये सब कर रहे हैं? और क्या हमें फिर ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें तो देखिए ये मिशन बहुत कामयाब रहा और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और ये हमें करते रहना चाहिए। वो इसलिए कि आगे भी जैसे कि आप देखिए कि वहां पर जो भी सोलर एनर्जी है, हो सकता है कि उस एनर्जी का भी हम उपयोग करें। हो सकता है कि आगे हम दूसरे ग्रहों पर, जहां पर हम अभी एलियंस की या जीवन की के खोज में हम लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एक लॉन्चिंग पैड बने हमारे लिए। तो यहाँ से हम यान वहां भेजें और वहां से फिर अंतर उसका कम होगा तो दूसरे ग्रहों पर जाना भी आसान होगा और इसकी खोज जो होगी। दूसरा कि वहां पर जो खनिज अभी मिले हैं, हो सकता है भविष्य में और तरह के खनिज मिले और वहां से उनको प्यूरिफाई करके या वहां से यहाँ ला करके भी वो उससे हमारे लिए बहुत उपयोगी और हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो मिशन है, ये इस तरह का जो हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें करते रहना चाहिए। सर, जो हमारा रोवर प्रज्ञान है उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो इंफॉर्मेशन जुटाना उसका मकसद है, क्योंकि सैंपल शायद वो नहीं कर पाएगा, सैंपल ना लेकर आ पाएगा। तो क्या वो एक तरह अपने मिशन में अब तक कामयाब हो गया है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो भेज चुका है, या अभी भी और भी चीजें आ सकती हैं सामने? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, कामयाब हो रहे हैं। जो डेटा अभी तक ये लिप्स का डेटा जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे हमें
बहुत सारे खनिजों की और वहाँ की जो सतह है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, इसकी सारी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ अब मैंने कहा कि दूसरा जो इक्विपमेंट था, जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है वहां पर, उसका डेटा अभी तक इसरो ने रिलीज नहीं किया है और मुझे लगता है कि उसका भी डेटा आना शुरू हो गया होगा और उसका एनालिसिस वो कर रहे होंगे, तो उससे भी नई जानकारी हमें अभी मिलेगी। जैसे कि पहले भी पानी की खोज हमने की थी, तो सबसे पहले जो हम वहां पर गए मिशन चंद्रयान 1 और 2 हम फेल नहीं मानते हैं, क्योंकि 2 में भी जो है उसके जो ऑर्बिटर अभी ये हो रहा है उसी से कम्युनिकेशन हो रहा है और उसी से सारा डेटा हम जुटा पा रहे हैं। तो हमारे सारे मिशन वहां पर कामयाबी ही हम मानेंगे और कामयाब हुए हैं। और अभी जो दूसरा जो पेलोड है उसका डेटा रिलीज करेंगे तो उसमें और भी जानकारियां हो सकता है हमें मिल सकती है और आ सकती है। जी, पानी की खोज की दिशा में ये सर कितनी उस दिशा में क्या कुछ हुआ है अब तक? देखिए, पानी की खोज के लिए ऑक्सीजन का वहां पर मिलना ये एक संकेत है कि वहां पानी का स्रोत हो सकता है, लेकिन जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, उसका एनालिसिस या उससे डेटा जुटाना, जैसे बाकी एलिमेंट्स का डेटा मिला है इजीली, वो थोड़ा मुश्किल काम है और उसके लिए अभी एनालिसिस शुरू होगा जो डेटा का, और हो सकता है उससे हाइड्रोजन की जो खोज है वो, तो हाइड्रोजन यदि है, ऑक्सीजन यदि है, तो निश्चित ही उस सतह पर पानी होगा। और पानी की खोज पहले भी इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट से की गई है, तो मुझे निश्चित ही लगता है कि पानी वहां पर हो सकता है और होगा। सर, ये वाकई भारत के लिए गर्व कर देने वाली बात है, क्योंकि अब ये मिशन हमारा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, फिर दोपहर का वहां पर समय चल रहा होगा, कुछ दिन हमारे पास हैं और इन दिनों में रोवर ये सर कितना दूरी तय कर सकता है लैंडर विक्रम से? अगर हम प्रज्ञान की बात करें, वो कितना घूम सकता है, कितना दायरा कवर कर सकता है वो? नहीं, जहां तक जानकारी इसरो ने दी है तो 50 मीटर के दायरे में उसको वो जा सकता है, और वहां से, क्योंकि वहां उसको कम्युनिकेशन जो लैंडर है उसके साथ में बनाए रखना होगा, इसलिए बहुत दूर जा नहीं सकता। तो 50 मीटर का जो दायरा है वो तो कर सकता है, लेकिन उसमें जो गड्ढे आएंगे, जो क्रेटर्स है और बाकी ये है, वो इसको पहले एनालाइज करना होगा। उसका फोटो लेता है, फिर वो उसका एनालिसिस करके फिर वो उससे जा सकता है, नहीं जा सकता है, फिर यहाँ से कमांड भेजते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा देर लगती है हमें, तो इसलिए कितना वो घूमेगा, कितना ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो 400-500 मीटर का जो है जो अपनी प्रक्रिया, जो परिक्रमा वो कर सकता है और उससे भी डेटा जुटा सकता है। और अभी जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो बहुत उपयोगी है, और इस डेटा से भी काफी कुछ एनालिसिस हमें मिल रहा है। बस अभी जो मैंने कहा कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर वहां पर जो है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका डेटा जब आएगा तो इसके साथ में इसके डेटा के साथ एनालिसिस होगा, तब हमें और भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच जी सर। अभी जो रोवर वहां पर जो ये है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि रात होगी तो टेम्परेचर -150 डिग्री तक जा सकता है, इसीलिए जो है, और सूरज रहेगा नहीं, तो वहां चांद की कक्षा में प्रवेश किया और फिर 100% एक्यूरेसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा कैलकुलेटेड सफर जो सीधे चंद्रयान को चांद पर लैंड करा गया। चंद्रयान के चांद की सतह पर पहुंचते ही दुनिया के लिए शोध की नई राहें खुल गईं। रहस्यों से भरे साउथ पोल से भारत का चंद्रयान ऐसी कौन सी जानकारी भेजेगा जिसका इंतजार दुनिया को है? कभी 50 डिग्री की गर्मी, कभी -200 के तापमान के बीच भारत का चंद्रयान किस चीज की तलाश करेगा जो इस क्षेत्र में विश्व के लिए नए रास्ते खोल सकता है? पेश है चांद पर भारत की सुपर लैंडिंग पर श्वेत पत्र। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. अब माइंड ब्रेक एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को
चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। जय विज्ञान, जय विज्ञान। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रमा पर भारत के कदमों के निशान। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी अंधेरों पर भारत ने उम्मीदों का नया उजाला किया। जहां नहीं पहुंचा कोई, वहां भारत ने झंडा गाड़ा। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। चंद्रयान 3 बहुत मायने रखते हैं, इसने भविष्य के दरवाजे खोल दिए। Honorable Prime Minister yesterday, he was also specifically telling it, this mission is just not for India alone, it's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon. विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। ये विकासशील से विकसित होने के सफर का अहम पड़ाव है। ये साइकिल पर रॉकेट से लूनर साइकिल तक की यात्रा है। सफर जारी है, अब सूरज की बारी है। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। मंगल पर अपनी नजर है, भारत को पूरी खबर है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। लक्ष्य आसमान है, काम पर मिशन गगनयान है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। दुनिया के कई देशों ने चांद पर अपने यान भेजे, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया। रूस ने कोशिश की तो वो कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन भारत ने पूरे परफेक्शन के साथ चांद पर कदम रख दिया। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। इसे देखने पर चांद का एक ही हिस्सा हमेशा नजर आता है। दूसरा हिस्सा, जिसको चांद का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो हमेशा से रहस्यों के पर्दों में ही रहा। लेकिन चंद्रयान की लैंडिंग के बाद भारत ने वो ऐतिहासिक लम्हा हासिल कर लिया जिसके लिए दूसरे देश सिर्फ सोचते ही रह गए। चंद्रमा पर मिशन इतना अहम क्यों है? क्यों हर देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाह रहा है?
चंद्रयान 3 की इस अभूतपूर्व उपलब्धि के क्या मायने हैं? क्यों इस लैंडिंग को ऐतिहासिक कहा जा रहा है? कम बजट में भारत ने कैसे हासिल किया ये कीर्तिमान? अब अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए क्या रास्ते खुल रहे हैं? लैंडिंग से भारत को क्या फायदा होगा? आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि क्यों मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे भारत के लिए इसके बाद अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खुल सकते हैं। आजकल देश से दुनिया तक चंद्रयान 3 की कामयाबी के चर्चे खूब हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, उसके बाद से तो भारत का बोलबाला हो गया है। अब प्रज्ञान रोवर चांद पर अपना काम कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि रोवर प्रज्ञान ने चांद पर एक देवी की मूर्ति खोज ली है। आखिर क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई? इसका वायरल टेस्ट आपको दिखाते हैं। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पैर जमाकर वो कर दिखाया जो आज तक किसी देश ने नहीं किया है, और इसलिए चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और चांद पर जिस जगह पर देश का चंद्रयान उतरा उसे पीएम मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पहले लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग हुई, फिर रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब एक वीडियो में इसरो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चांद की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर को देवी की मूर्ति मिली है। इससे संबंधित वीडियो को इसरो ने जारी किया है। हमने ये वीडियो देखा तो इसका वायरल टेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जब तक हम खुद पुख्ता तौर पर किसी खबर की पुष्टि नहीं कर लेती तब तक उस खबर को लोगों तक नहीं पहुंचाती। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर धीमे धीमे चला था। इसी दौरान कहा जा रहा है कि जब 27 अगस्त को रोवर के आगे एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा आ गया था, जिसके बाद उसने इस गड्ढे की तरफ जाने की बजाय अपना रास्ता बदल लिया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी की। रोवर ने रोजाना करीब 50 मीटर सफर किया। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की जानकारी और तस्वीरें इसरो को भेजता रहा। वहीं अब तक रोवर ने चांद पर मौजूद कई तत्वों और धातुओं की खोज की। इसरो के अनुसार चांद के साउथ पोल पर सल्फर, ऑक्सीजन समेत कई रासायनिक तत्व मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोवर प्रज्ञान को किसी देवी की मूर्ति भी मिली? और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जब रोवर एक क्रेटर यानी गड्ढे का वीडियो बना रहा था तो उसे वहां एक रहस्यमयी मूर्ति मिली है। ये किसी महिला की मूर्ति लग रही है। इसरो के वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हैं। दावा ये किया गया कि इसरो के ही वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक देवी की मूर्ति जैसी लग रही है। हमने इस वायरल खबर की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले इसरो के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स को स्कैन किया। इसरो के एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, 26 अगस्त को इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद रोवर प्रज्ञान का वीडियो जारी किया था। इसमें वो शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चलते हुए देखा जा सकता है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से इसरो के एक्स अकाउंट से ऐसा कोई वीडियो या जानकारी पोस्ट नहीं की गई है। हाँ, इस दौरान इसरो ने चांद की सतह की फोटो या वीडियो जरूर पोस्ट किए हैं। इसरो के फेसबुक अकाउंट पर भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। इससे साफ होता है कि इसरो ने इस तरह के किसी जानकारी को पोस्ट नहीं किया है। इसके बाद हमने वीडियो के थंबनेल पर दी गई तस्वीर को यांडेक्स रिवर्स इमेज से सर्च किया। इससे मिलती जुलती तस्वीरें हमें रूस की वेबसाइट ट्रेना बुल्गारिया पर मिली। 28 अगस्त 2023 को अपडेट इस फोटो गैलरी का शीर्षक है चंद्रमा पर एक दिन कैसा दिखता है। एक अन्य वेबसाइट कोस्टियाओस
आर्ट स्टेशन पर भी हमें इससे मिलती जुलती फोटो मिली है। इसमें दिया गया है कि चंद्रमा की सतह की 3D इमेज, मतलब ये वास्तविक नहीं है। इनमें और वायरल तस्वीर में बस इतना अंतर है कि शेयर की जा रही फोटो में एक मूर्ति दिख रही है, जबकि ओरिजिनल तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ओरिजिनल तस्वीर भी चंद्रमा की सतह की असली तस्वीर नहीं है, ये डिजिटली क्रिएटेड है। तो इस तरह से चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को चांद पर देवी की मूर्ति मिलने का दावा झूठा है। इसरो ने ऐसा कोई वीडियो या जानकारी पोस्ट नहीं की है और यह खबर वायरल टेस्ट में फेल हुई।